Hello dear aspirants, this is your educator on Arpita Sharma classes. We are going to cover today stubble burning, e-waste, sustainable biofuel. Before we resume, here is a wonderful announcement. Unacademy Combat, the most competitive gamified UPSC CSC battle is here to conducted on 7th February at 11 am. Enroll now for free. Link is in the description box. Use code ARPITA10 to unlock the plus experience for free and start learning from the best. How to enroll in the quizzes for free? Download the Unacademy Learning app. Register or sign in on the app. Select the goal as UPCSC. Click on the link above and enroll now. When prompted, please enter the code ARPITA10 to activate your free plan. Unacademy Combat is a battle to challenge thousands of learners and win exciting rewards and prizes. It's India's biggest fortnightly competition for UPSC CSC. Extensive quizzes with 6 rounds of 10 questions, each from economy, polity, environment, science and tech, geography, and history. The questions are curated by Unacademy's best UPCSC educator. You will see a real-time leaderboard after every question to instantly know the answer you got right and know where you stand among other learners in India. Detailed video solution after every contest so that you get it right the next time. Don't miss the opportunity. Hurry up. Enroll now. Link is in the description box below this lecture. As we are covering environment and ecology based current affairs topic, today we will study about stubble burning, e-waste, sustainable biofuel. So let us start with the topics. अब बात करते हैं स्टबल बर्निंग, जो कि पहला टॉपिक है आज का. ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि पंजाब ने विटनेस किया है 44.5% इंक्रीज हुए इंसिडेंट ऑफ स्टबल बर्निंग इन 2020 और सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि जो 46% जो टोटल फंड है वो उन्हें दिया जा चुका है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर चेकिंग क्रॉप बर्निंग रेसिड्यू. अब बात करते हैं कि स्टबल बर्निंग होता क्या है. ये एक ऐसा एक्ट होता है जिसमें फायर टू क्रॉप रेसिड्यू किया जाता है टू रिमूव देम. मतलब क्रॉप रेसिड्यू इन द सेंस जो क्रॉप को, जो पहली क्रॉप से जो बचा कुचा या कूड़ा करकट निकला था उसको जला दिया जाता है जिससे दूसरी जो अगली क्रॉप है उसको उगाया जा सके. और ये इसके सबसे ज्यादा इंसिडेंट्स हैं जो बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यू के, वो नदर्न स्टेट्स में ज्यादा पाए गए हैं. और ये नोटिस किया गया जो पीक पैडी हार्वेस्टिंग सीजन होता है वो मिड अक्टूबर टू नवंबर में इस फायर्स को ज्यादा नोटिस किया गया. और ये इंक्रीज इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड दिल्ली, इसके ज्यादा केसेस इन सिटीज में हुए हैं ज्यादा. और दिसंबर 10, 2015 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये बैन कर दिया था क्रॉप रेसिड्यू को बर्न करना इन द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब. The ban and action against the people burning the crop residue is regulated under the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. So it is all about stubble burning कि होता क्या है, तो हमने ये समझ लिया. अब एडवांटेजेस क्या होते हैं स्टबल बर्निंग के? ये क्विकली क्लियर, मतलब जल्दी क्लियर कर देता है फील्ड को. ये लो प्राइस का होता है और ये वीड्स को किल करता है इंक्लूडिंग दोज रेजिडेंट टू हर्बिसाइड और किल स्लग्स एंड अदर पेस्ट, कैन रिड्यूस नाइट्रोजन टाई अप. तो इसके ये एडवांटेजेस हैं. अब स्टबल बर्निंग के कुछ एनवायरमेंट रिस्क भी होते हैं. पहला है जैसे एयर पोल्यूशन. एक स्टडी में ये पाया गया कि जो क्रॉप रेसिड्यू होता है वो रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड 149.24 मिलियन टन्स और कार्बन मोनोऑक्साइड ओवर 9 मिलियन टन्स रिलीज करता है. और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जो है वो 0.25 मिलियन टन्स रिलीज करता है और पर्टिकुलेट मैटर जो है वो 1.28 मिलियन टन्स रिलीज करता है और ब्लैक कार्बन जो है 0.07 मिलियन टन्स रिलीज करता है. फिर आता है सॉइल फर्टिलिटी पे भी रिस्क है ये. जैसे बर्निंग हस्क ऑन ग्राउंड डिस्ट्रॉयज द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल. ये न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है और ये
इस कारण जो सॉइल होता है वो लेस फर्टाइल हो जाता है। फिर होता है हीट पेनिट्रेशन होता है इसकी वजह से, जैसे हीट जनरेटेड होती है स्टबल बर्निंग पेनिट्रेट्स इनटू द सॉइल। जो हीट जनरेट होती है स्टबल बर्निंग की वजह से वो पेनिट्रेट होती है सॉइल में, जिसकी वजह से मॉइस्चर में लॉस होता है और यूजफुल माइक्रोब्स में भी लॉस होता है। अब स्टबल बर्निंग पे एक छत्तीसगढ़ का मॉडल आया जिसमें यह था कि इट इज इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट विच इज अंडरटेकन बाय द छत्तीस गवर्नमेंट बाय सेटिंग अप अ गॉठन्स। अब ये गॉठन्स क्या होते हैं? ये इट इज अ डेडिकेटेड 5 एकड़ प्लॉट जो कि एक कॉमन जगह पे होते हैं हर एक विलेज में, ठीक है, जहां पे अनयूज्ड पार्ली मतलब जो अनयूज्ड मतलब धान जो बचता है, मतलब जो वेस्टेड धान जो बचता है आखिरी में, वो कलेक्ट किया जाता है, अलग अलग हर पीपल डोनेट करता है और इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में बाय मिक्सिंग काउ डंग एंड सम नेचुरल एंजाइम्स। अब इस स्कीम से काफी रूरल यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिली और गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्ली फ्रॉम द फार्म टू द नियरेस्ट गॉठन्स। अब स्टेट जो है छत्तीसगढ़, उसके पास सक्सेसफुली डेवलप 2000 गॉठन्स। अब आता है ई वेस्ट। ये न्यूज में क्यों था? एज पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इंडिया कलेक्टेड जस्ट 10% of the electronic waste estimated to be hand generated in the country 2018 and 19, and 3.5% of the ground is generated in 2017 and 18। मतलब सेंट्रल पोल्यूशन जो बोर्ड था उसने ये दिखाया रिपोर्ट में कि जो इंडिया है उसने 10% इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कलेक्ट किया जो कि 2018 में हुआ और 3.5% 2017 और 18 में हुआ। अब हाइलाइट्स हैं इसके कुछ, जिसमें ये है कि इंडिया जो है वो 3 मिलियन टन ऑफ ई वेस्ट एनुअली जनरेट करता है और ई वेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में 3rd रैंक पर है आफ्टर चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। आप समझते हैं कि ये ई वेस्ट क्या होता है? ई वेस्ट इज शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ये जो होता है, जो टर्म होता है, वो यूज होता है ओल्ड, एंड ऑफ लाइफ और डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, जो वेस्ट अप्लायंसेस हैं उनके लिए ये टर्म यूज होता है, और जैसे कंप्यूटर, मोबाइल्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा। अब ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल आया 2016 में। ये हुआ कि इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री हैज अनाउंस द रूल्स 2016। मतलब ये किसने अनाउंस किया? ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के अंदर। और ये जो रूल था वो इसने रिप्लेस किया है ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स ऑफ 2011। अब ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के कुछ हाइलाइट्स हैं। इसमें ये इंक्लूड हुआ कि जो CFLs और कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प्स हैं और एज वेल एज लैम्प्स विद मर्करी और सिमिलर इक्विपमेंट, ठीक है। और the rules for the first time brings producer and the ambit of the extended producer responsibility or EPR together with the targets. Producers have been made accountable for e-waste collection and e-waste exchange as well. Additional stakeholders included are manufacturers, dealers, refurbishers and producer responsibility organizations. Compact fluorescent lamp CFL and other mercury containing lamps have been brought under the purview of the rules. So it is all about 2016 e-waste management rules. अब कुछ की पॉइंट्स है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के। जो लोकल बॉडीज थी जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख या उनसे अबव थी, उनको 2 साल का समय दिया गया सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी को स्टैब्लिश करने के लिए। अब जो सेंसस टाउन्स थे जो कि लाख से बिलो थे, उनको 3 साल का समय दिया गया टू स्टैब्लिश सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। और जो ओल्ड एंड डिस्कार्टेड डंप साइट थे उनको शट डाउन करा दिया गया या फिर बायो रेमेडीड करना पड़ा उनको विद इन 5 ईयर्स। और जो रूल्स ऑफ सॉलिड मैनेजमेंट है उनको अमेंड किया गया आफ्टर 16 ईयर्स।
गार्बेज मैनेजमेंट जो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो म्युनिसिपल बॉडीज की होती है, तो उनके पास पूरा राइट होता है टू चार्ज यूजर फी एंड लिवाई स्पॉट फाइन्स फॉर लिटरिंग एंड नॉन सिगरेशन। मतलब जो थूकते हैं ना लोग, उसके लिए भी वो लोग चार्ज कर सकते हैं। A transition period of 2 to 5 years will be in place, beyond which fines will be imposed as per the country's environment minister. So it is all about the key points of e-waste management rules. अब आता है sustainable biofuel. What is biofuel? Any hydrocarbon fuel that is produced from organic matter, living or once living material in a short period of time, that is days, weeks or even month, and is considered as biofuel. मतलब एक हाइड्रोकार्बन फ्यूल जो कि ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करता है, वो लिविंग या फिर कभी भी लिविंग मटेरियल हुआ हो फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, भले वो वीक हो सकता है, डे हो सकता है या फिर मंथ हो सकता है, उसे बायोफ्यूल कहते हैं। बायोफ्यूल जो होता है वो सॉलिड, लिक्विड, गैसियस इन नेचर होता है। जैसे सॉलिड में क्या क्या आता है? वुड, ड्राइड प्लांट मटेरियल और मैन्योर। लिक्विड में क्या आता है? बायोइथेनॉल, बायोडीजल। गैसियस में क्या आता है? बायोगैस। और दीज कैन बी यूज टू रिप्लेस, ये किस जगह रिप्लेस करने के लिए यूज हो सकते हैं? कैन बी यूज इन एडिशन टू डीजल, पेट्रोल, अदर फॉसिल फ्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्ट, स्टेशनरी, पोर्टेबल एंड अदर एप्लीकेशन। ऑल्सो दे कैन बी यूज टू जनरेट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब मेन रीजन क्या था या क्या है टू शिफ्ट टू बायोफ्यूल? क्योंकि राइजिंग प्राइस ऑफ ऑयल जो हो रहे हैं उसकी वजह से लोग शिफ्ट होना चाहते हैं बायोफ्यूल की तरफ, और जो एमिशन ऑफ ग्रीन हाउसेस गैसेस जो फॉसिल फ्यूल्स की वजह से हो रही है उसकी वजह ये भी हो सकता है, और इंटरेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग फ्यूल फ्रॉम एग्रीकल्चरल क्रॉप्स फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स, ये भी एक रीजन हो सकता है। अब there is a World Biofuel Day is also celebrated. It is celebrated 10th August every year. इस थीम 2020 क्या थी बायोफ्यूल, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे की? बायोफ्यूल टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। ये सेलिब्रेट किसके द्वारा किया? कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सिंस 2015। अब हम बात करते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 की, जो कि अप्रूव की गई बाय गवर्नमेंट, विच envisages an indicative target of 20% blending of ethanol. टारगेट हुआ 20% ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग का इन पेट्रोल और 5% ब्लेंडिंग ऑफ बायोडीजल इन डीजल बाय 2030। टारगेट हुआ है 2030 का कि 20% जो है वो इथेनॉल पेट्रोल में ब्लेंड किया जाएगा और जो 5% बायोडीजल है वो डीजल में ब्लेंड किया जाएगा 2030 तक। अब ये जो पॉलिसी है वो 3 जनरेशन में कैटेगराइज है। पहली है बेसिक बायोफ्यूल, जिसको फर्स्ट जनरेशन भी कहते हैं, जिसमें इन्वॉल्व है बायोइथेनॉल, बायोडीजल। अब एडवांस बायोफ्यूल जो है वो सेकंड जनरेशन में आता है, जो कि है इथेनॉल, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट टू ड्रॉप इन फ्यूल्स। अब थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल क्या है? बायो सीएनजी एक्सेट्रा। मतलब टू इनेबल द एक्सटेंशन ऑफ एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल एंड फिजिकल इंसेंटिव्स अंडर ईच कैटेगरी। अब नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 के कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं, लेट अस डिस्कस इट। ये कहता है दैट इंडिकेटिव टारगेट ऑफ 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल इन पेट्रोल एंड 5% ब्लेंडिंग ऑफ बायोडीजल इन diesel is proposed by 2030. We have already discussed it. So, with the trust on advanced biofuel, the policy indicates a viable gap funding scheme of 2G ethanol biorefineries of rupees 5,000 crore in 6 years, in addition to additional tax incentives, higher purchase price as compared to 1G biofuels. Third is categorization of biofuels into basic fuel, first generation bioethanol and biodiesel, and advanced biofuels, second generation ethanol, drop-in fuels, algae-based, third generation 3G biofuels. फिर आता है increase scope of raw material for ethanol procurement by encouraging intermediate, that is bee molasses, sugarcane juice, other sugar contained materials and damage as well as surplus food grains. Then it comes develop national biomass repository by conducting appraisal of biomass across the country.
Biodiesel production to be encouraged from non-edible oil seeds, use cooking oil, short gestation crops and development of supply chain mechanism. Thrust on research development and demonstration in the field of biofuel, feedstock production, advanced conversion of technologies from identified feedstock. Setting up of National Biofuel Coordination Committee NBCC under the Ministry of Petroleum and Natural Gas and working groups on biofuel. You can go through it. अब गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव थे जो प्रमोट करते हैं बायोफ्यूल के. प्रोडक्शन ऑफ सस्टेनेबल बायोफ्यूल इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस देयर इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी. जो प्रोडक्शन होता है सस्टेनेबल बायोफ्यूल का वो रिड्यूस करता है इम्पैक्ट को एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी के. ओके तो पहला जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव था, इनिशिएटिव बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इसमें यह हुआ कि डेवलपमेंट ऑफ 2G ethanol and transfer of the technology to OMCs, development of indigenous cellulosic enzyme for the production of biofuels, strengthen the international collaboration to accelerate innovation in sustainable biofuel through multilateral programs like Atal Innovation Mission and BioFuture Platform. अब आता है प्रधानमंत्री जीवन योजना 2019. इसका स्कीम का ऑब्जेक्टिव था टू क्रिएट एन इकोसिस्टम फॉर सेटिंग अप कमर्शियल प्रोजेक्ट्स एंड टू बूस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन 2G इथेनॉल सेक्टर. मतलब इस स्कीम का ये ऑब्जेक्टिव था कि इकोसिस्टम को क्रिएट करना, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को सेट करने में और रिसर्च और डेवलपमेंट 2G इथेनॉल सेक्टर में बूस्ट करना. ओके अब आता है गोबर, that is galvanizing organic bioagro resources dhan scheme 2018. It focuses on managing and converting cattle dung and solid waste in farms to useful compost, biogas and bio-CNG, thus keeping villages clean and increasing the income of rural households. मतलब ये विलेज को क्लीन रखता है. ओके और ये लॉन्च हुआ अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण. अब नेक्स्ट इनिशिएटिव गवर्नमेंट का ये था कि रीपर्पस यूज कुकिंग ऑयल, दैट इज रूको, विच इज लॉन्च बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इसका एम था फॉर एन इकोसिस्टम दैट विल इनेबल द कलेक्शन एंड कन्वर्जन ऑफ यूज कुकिंग ऑयल टू बायोडीजल. मतलब कलेक्ट करना और उसको कन्वर्ट कर देना, जो यूज कुकिंग ऑयल है उसको कन्वर्ट कर देना बायोडीजल में. अब हम कुछ डिस्कस करेंगे तो रिलेटेड विथ ई वेस्ट एंड बायोफ्यूल्स, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इनटू बायोफ्यूल्स. सो why it is in news? Because Indian Institute of Petroleum, that is IIP देहरादून, जो कि CSIR के अंदर आता है, उसने एक प्लांट इनॉग्रेट किया है 2018 में जो कि प्लास्टिक वेस्ट को कन्वर्ट करता है डीजल में. ये 1 टन प्लास्टिक को 800 लीटर डीजल में पर डे पे कन्वर्ट कर देता है और ये गवर्नमेंट का पायलट प्रोजेक्ट है. अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो 10 टन प्लास्टिक प्लांट पर डे विल बी मेड. ओके The technology has been developed by the scientists of the CSIR or Indian Institute of Petroleum, Dehradun under the GAIL sponsorship. GAIL has sponsored the technology development and provided technical support for the endeavor. So, कौन-कौन involved है? Scientists of CSIR, that is IIP. देहरादून अंदर जो स्पॉन्सरशिप किसने की है? GAIL इंडिया ने. एंड टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराया है. अब कौन सा प्लास्टिक है जो कन्वर्ट हो सकता है डीजल में? दैट इज पॉलीफेनिक प्लास्टिक, जो कि प्लास्टिक वेस्ट होता है, लीस्ट बायोडिग्रेडेबल होता है और हाई कार्बन कंटेंट कंटेन करता है. पॉलीफेनिक प्लास्टिक, और इसमें पॉलीथीन कॉमन इन ऑल पॉलीफेनिक, मतलब जो पॉलीथीन होता है वो कॉमन होता है पॉलीफेनिक टाइप की प्लास्टिक में. और 70% ऑफ टोटल प्लास्टिक वेस्ट इज इन द कंट्री. ओके डीजल प्रोड्यूस होता है यूज फॉर व्हीकल और ऑटोमेटिक ग्रेड, दैट इज एयरप्लेन, ट्रक्स एक्सेट्रा. सो इट इज ऑल अबाउट
these all topics related to environment and ecology current affairs. Hope you understood. Thank you.